बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे HBL PSL 11 के हवाले से। और आज दो मैचेस खेले गए, एक मैच लाहौर में जो दोपहर में हुआ और एक मैच अब से कुछ देर कबल नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में इख्तिताम पजीर हुआ। आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें जो गुज़िश्ता साल की फाइनलिस्ट टीमें थीं गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में मद्दे मुकाबला आई। बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ और अबरार अहमद जिन्होंने आखिर में जिस तरह की बैटिंग की, ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपनी टीम को फतह से हमकिनार करा सके, लेकिन हारिस रऊफ ने अपने तजुर्बे को बरूए कार लाते हुए इस तरह की बॉलिंग की कि वो 9 रन्स का फ़र्क साबित हुआ और 9 रन्स के फ़र्क से क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम को शिकस्त हुई और लाहौर कलंदर्स ने टॉप 4 में जाने के, प्ले ऑफ में जाने के इम्कानात को रोशन रखा। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो आखिरी मैच, आज का दूसरा मैच रावलपिंडीज और मुल्तान सुल्तान्स की टीमों के दरमियान नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खत्म हुआ, किसी किस्म की मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा मुल्तान सुल्तान्स की टीम को, जिसने कि इस मैच में 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की और प्ले ऑफ में जाने के इम्कानात को रोशन कर लिया। अगर देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी की टीम पहले ही 15 पॉइंट्स के साथ जो है वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, जबकि मुल्तान सुल्तान्स के 12 पॉइंट्स हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के 9 पॉइंट्स हैं और आज 8 पॉइंट्स हो गए लाहौर कलंदर्स की टीम के इस फतह के बाद। लेकिन अब दिलचस्प मुकाबला है, दो टीमें तो बज़ाहिर नजर आती हैं कि प्ले ऑफ के लिए, एक तो पेशावर ज़ल्मी और दूसरी मुल्तान सुल्तान्स, लेकिन बकिया दो टीमों के लिए मुकाबला है। रावलपिंडीज जो 2 अरब 45 करोड़ रुपए की बिकी, आज उसकी 8वीं शिकस्त थी। रावलपिंडीज के साथ कौन वाबस्ता है? इंजमामुल हक, उनके अलावा रावलपिंडीज के साथ कोटनी वॉल्श और साउथ अफ्रीका के जस्टिन कैंप, लेकिन इसके बावजूद टीम की कारकर्दगी बजाय ऊपर जाने के नीचे की तरफ आई। इन दोनों मैचेस के हवाले से हम बात करेंगे, पॉइंट्स टेबल की पोजीशन के हवाले से बात करेंगे और भी बहुत सारी चीजें। आज के मैच में जो स्टीव स्मिथ ने बैटिंग की, कमाल की बैटिंग की, पूरी जान मारकर खेल लें स्टीव स्मिथ, इस पर भी बात करेंगे। और जिस तरह से फखर जमान आज जिन्होंने जो सेंचुरी स्कोर की, 103 रन फखर जमान ने बनाए, जिसमें 11 चौके और 6 छक्के शामिल थे। फखर जमान की ये HBL PSL में तीसरी सेंचुरी है। अब तक HBL PSL में 33 सेंचुरियां बन चुकी हैं जब से इस PSL का आगाज हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। और भी बहुत सारी चीजें बॉलिंग के हवाले से मोहम्मद आमिर, आज उनकी फिर एक मरतबा वो बड़े ही बुझे बुझे नजर आए और लगता ही है कि उनको लिया तो रावलपिंडीज ने, लेकिन वो तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सके। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज में पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। लेकिन ये बताते हुए कि ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में, दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। तो हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं और बात करते हैं फवाद आलम। तो फवाद, कैसे देखते हैं आज जिस तरह से इनकी बैटिंग नाकाम हुई और जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान्स ने कामयाबी हासिल की? ओवरऑल अगर देखें आप तो रावलपिंडीज के रन जो है वो गैर मुल्की प्लेयर ही कर रहे हैं, चाहे डैरल मिचेल हो, चाहे सैम बिलिंग्स हो, लेकिन रावलपिंडीज की कारकर्दगी इतनी बिल्कुल मयारी नहीं रही है। पिंडीज की बैटिंग जो है शुरू से जो है स्ट्रगल कर रही है, वो हमें नजर भी आया। आज भी रिजवान भी खेले, फिर 29 बॉलों पर उन्होंने 26 रन किए, 89 का स्ट्राइक रेट था। ज़ाहिर है शाहजेब खान का ये दूसरा मौका था और दूसरी दफ़ा भी वो नाकाम रहे। और बाकी जैसे आपने बात की कि डैरल मिचेल ही रन्स कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ रन्स करते हैं, बिलिंग्स भी ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, ये लोग भी कंटिन्यूसली मतलब जो है परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे। जब ये 8 मैच हुए तो उसमें से 5 मैचों में रन्स तो जरूर होंगे इन दोनों के, लेकिन 3 में ये भी फेल हुए हैं। बट स्टिल वही वाली बात है कि जब टीम से परफॉर्म ना हो रहा हो तो मुश्किल होता है कोई भी प्लेयर हो। आज की कंडीशन अगर आप देखें तो 166 रन वाला तो विकेट नहीं था और 166 रन, और हालांकि सिर्फ 4 विकेटें गिरी, तो ये भी फर्क है। अगर चले ठीक है 8 विकेटें गिरती हैं, 9 विकेटें गिरती है तो समझते कि आप बीच में स्ट्रगल पे आए तो आप 166 पे रुक पाए। और फिर जब मुल्तान की बैटिंग शुरू हुई तो मुल्तान के लिए लाइक अ पीनट्स, 166 रन वो तो ज्यादा जल्दी आउट हो गए। मुझे लगता है वरना वो पहले हो जाता, क्योंकि स्मिथ ने देखे 31 बॉलों पे 56 किए, फिर बाकी जितने भी जॉर्ज फिलिप हो गए, शान मसूद, टर्नर ने 21 बॉलों पे 37 किए, उन्होंने आसानी, मतलब क्योंकि उनको रन रेट का भी चक्कर नहीं है, तो 18.4 ओवर्स में उन्होंने वो रन कंप्लीट कर दिए। समी, आज इस पर तुम बात करेंगे, जिस तरह फवाद ने बैटिंग की बात की, आज जिस तरह की बॉलिंग की हारिस रऊफ ने, बहुत तेज गेंदें की, हालांकि वो एक्सपेंसिव साबित होते हैं,
लेकिन लाहौर कलंदर्स के लिए हारिस रऊफ हमेशा से परफॉर्म करते हैं। ये वही हारिस रऊफ हैं जो ट्रायल देने के लिए रावलपिंडी से गुजरांवाला गए, लाहौर कलंदर्स के ट्रायल दिए, उनकी टीम में सेलेक्ट हुए, रावलपिंडी में एज अ सेल्समैन काम करते थे और क्रिकेट की तरफ आ गए टेप बॉल से। आज उनकी इस बॉलिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? जिस तरह के जैसे उन्होंने, आपने देखा होगा कि हसन नवाज को जिस गेंद पर कॉट बिहाइंड आउट किया, बहुत तेज गेंद थी। क्या ओवरऑल आप हारिस रऊफ की बॉलिंग को कैसे देखते हैं? बिल्कुल देखें, ये थोड़ा सा मिसिंग आ रहा था अगर शुरू के मैच देखें, लेकिन आज बहुत ही तेज गेंदें की हैं। और जैसे हम बात कर रहे थे, इन विकेटों पे जितना आप बैट्समैन और विस्टम के करीब रहेंगे उतने आपके आउट करने के चांस होंगे। तो आज आप देखें, एक्सपीरियंस उनका नजर आया, आज बहुत तेज और बॉलिंग की है। और जिस तरह ये लाहौर कलंदर मुझे लग रहा है नॉकआउट के करीब जाती जाएगी, मुझे लग रहा है कि ये स्टेप अप करेंगे और अपनी बॉलिंग से टीम को जिताएंगे। फवाद, हारिस रऊफ की बॉलिंग के बारे में आप? मुझे लगता है बेग साहब, क्योंकि ये लाहौर भी गए, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि लाहौर में फास्ट बॉलर को, जब हम लास्ट में भी बात करते कि लाहौर में फास्ट बॉलर को थोड़ा सा मिलता है, हेल्प मिलती है। और हारिस रऊफ ऐसे काइंड ऑफ बॉलर हैं जो हिट करते हैं लेंथ को। जाहिर है ये समी भाई ज्यादा अच्छे तरीके से बताएंगे, तो उनको हमेशा फेवर मिली है। और अगर आप देखें जो भी पीएसएल में जब भी वो आके खेले, उनकी ज्यादातर विकेटें आपको लाहौर में नजर आएगी। तो आज भी देखें उन्होंने वही किया, क्योंकि अगर आखिर में अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ठीक है अबरार ने जैसी भी बैटिंग की, बट इतना मैच नहीं आना चाहिए था। लेकिन फिर भी देखें वो एक्सपीरियंस बॉलर थे, उन्होंने आए, उनका पेस था, उन्होंने अच्छा डंडों में बॉल किया। जैसे आपने हसन नवाज की बात की कि अच्छा आगे से बाउंसर था, थोड़ा इतना ज्यादा शॉर्ट ऑफ लेंथ नहीं था, उसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं ना कि वक्की की तरफ आई है, तो उसमें हल्का सा ग्लव्स लेके आउट हो गए। तो जबरदस्त बॉलिंग, और ये बड़ी अच्छी बात है लाहौर कलंदर्स के लिए भी और हारिस रऊफ के लिए। बिल्कुल, लाहौर कलंदर्स के लिए अच्छी बात है। समी, जिस तरह से अब हम थोड़ी सी फखर जमान की बात करते हैं, फखर जमान क्राइसिस का शिकार रहे, बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगा, 2 मैचेस के लिए बैन रहे, एक मैच में 80 ऑड रन उन्होंने स्कोर किए। आज फखर जमान कहते हैं कि वो सर्किल का पूरा फायदा उठाते हैं। जिस तरह की आज उन्होंने बैटिंग की, 103 रन बनाए आज फखर जमान ने, और तीसरी सेंचुरी उनकी पीएसएल में। ओवरऑल आप कैसे देखते हैं? जब फखर जमान चलता है तो लोग कहते हैं कि लाहौर कलंदर्स चलती है। जी हाँ, बिल्कुल ये सही बात है। आप अगर मेजॉरिटी मैच लाहौर के देखें तो बैटिंग में फखर जमान का मेन किरदार रहा है उनको मैच जिताने में। और भी आज जिस तरह खेले, आपको पता, बड़ी डिस्ट्रक्टिव है T20 में, आज भी उन्होंने जबरदस्त इनिंग खेली। और यहाँ जरूरत भी थी लाहौर को कि ऐसी इनिंग खेले शुरू में, ताकि वो टारगेट दें और आराम से मैच जीतें। तो मेरे ख्याल में बहुत जबरदस्त इनिंग है ये फखर की। आपने जैसे कहा कि क्रेडिट जाता है मैनेजमेंट को भी कि किस तरह वापस आके मोटिवेट करके लाएं और विलिंग लग रहे हैं कि परफॉर्म करने के लिए। तो ये बिग अचीवमेंट है पूरे स्टाफ की, मैनेजमेंट की, ताकि वो जिस तरह से आगे खेलने इतने प्रेशर के बाद। और जिस तरह से कलंदर्स की तरफ से रावलपिंडीज के खिलाफ भी उन्होंने 84 रन स्कोर किए, और अब तक फखर जमान 282 रन बना चुके हैं, हालांकि उनके 2 मैच कम है 6 मैचों में। तो उस लिहाज से अब वो खतरा बन जाएंगे, क्योंकि बकिया मैचेस लाहौर कलंदर्स को जो है वो जीतने, ताकि वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करे। तो अब फखर जमान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, जिस तरह हारिस रऊफ का बॉलिंग में। देखिए, शुरू से हम यही बात करते आ रहे हैं कि जब फखर जमान रन करता है तो लाहौर की बैटिंग जो है ना बहुत ईजी हो जाती है नीचे वाली। अगर अभी भी देखें तो उसने 51 बॉलों पे 103 रन किए हैं, उसके बावजूद 200 नहीं कर पाए लाहौर। तो देखें कि उस पर कितना जो है इंसार करते हैं उसकी बैटिंग पे। और एक और चीज बताता चलूं, क्योंकि जो जहां पर बॉल आता है ना बल्ले पे, तो वो फखर को सूट भी करता है। अगर आपने 1-2 शॉट्स ऐसे देखें जो उसने हसन नवाज को भी निकल के छक्का मारा, वो बहुत दूर था, यही कराची का बॉल होता तो उसको उस पे टॉप एज होता। तो ये चीजें भी बड़ी मैटर करती हैं कि जहां पर बल्ले पे बॉल आता है तो फखर जमान जो है ना उसमें और कॉन्फिडेंट रहते हैं और अच्छा उनके बल्ले से जो है ना बॉल निकलता है। और जहां तक आपने लाहौर कलंदर्स की बात की कि उनको अगले जो 2 मैच जीतेंगे तो जब जाके उनके 12 पॉइंट्स होंगे, फिर रन रेट पे आएगा, क्योंकि अगर नीचे से टीम कोई उठ के आती है तो वो भी 12 पे आ जाएगी। तो इनको रन रेट भी साथ साथ अच्छा लेके चलना पड़ेगा। लेकिन आज 197 रन ही बना सकी लाहौर कलंदर्स की टीम। अगर देखा जाए, चरित असलंका दूसरे बैट्समैन थे नुमाया, और फखर जमान ने रन किए, बाकी बैट्समैन इतने नहीं कर सके। लग रहा था कि जिस तरह से वो दोनों खेल लेते कि ये 220 230 तक जाएंगे। और जिस तरह फवाद ने कहा, नेट रन रेट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा लाहौर कलंदर्स के लिए आने वाले मैचेस में। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे हमने बात की है कि जो इस्लामाबाद को 1 पॉइंट मिला हुआ था वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और वो अभी तक आप पॉइंट टेबल अगर देखें तो वो एक थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है जो 3-4 टीमों में, जो बारिश की वजह से। जी हाँ, तो आप बाकी अगर 3-4 टीमों को देखें, आज कोयटा हारी तो इसलिए नीचे हो गए, वरना ये तीनों 4 टीमों जो है वो नेक टू नेक चल रही थी। रन रेट का इशू अब टीम को आएगा, क्योंकि ये 3-4 स्पॉट है जिनमें से 1-2 टीम आएंगी, तो रन रेट बहुत ज्यादा क्रूशियल है। तो अब देखते हैं, हम जब एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पॉइंट्स टेबल पर और नेट रन रेट पर नजर डालेंगे, ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय
सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। हम ब्रेक के बाद दोबारा फवाद आलम और मोहम्मद शमी के साथ आपको ज्वाइन करेंगे, हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे में फवाद आलम और मोहम्मद शमी, दोनों पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर्स, इनके साथ आपको खुशामदीद कहते हैं, ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। आज जो दो मैचेस खेले गए, पहले मैच में लाहौर कलंदर्स की टीम ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 9 विकेटों से शिकस्त दी और उसके बाद दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान ने जो इस HBL PSL में पहली मरतबा हिस्सा लेने वाली रावलपिंडीज की टीम को 6 विकेटों से हराया। एक नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल पर कि अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है और इस पर बात करते हैं। फवाद, पेशावर ज़ल्मी 8 मैचेस में अभी तक वाहिद टीम है जो कोई मैच नहीं हारी और उसके 15 पॉइंट्स हैं, और उसके बाद मुल्तान सुल्तान जो 2 मैच हारी थी उसके 12 पॉइंट्स हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड 9, लाहौर कलंदर्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स, हैदराबाद किंग्समैन। क्या देखते हैं आप? 2 टीमें तो लग रहा है कि पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान तो प्लेऑफ के लिए गई, लेकिन बाकी 2 टीमें कौन सी हो सकती है? देखिए, 2 टीमें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो लग रहा है कि मुल्तान के बाद 2 चांस हैं, और कल अगर देखें, कल मुल्तान का मैच है आई थिंक हैदराबाद किंग्समैन से। अगर मुल्तान जीतती है तो ऑटोमेटिक 14 पॉइंट नहीं किसी को हो पाएंगे, और अगर किंग्समैन हार जाती है तो वो भी टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी क्योंकि उनको तीनों मैच ये जीतने हैं। ठीक है, तो अगर आप इस्लामाबाद के बाद आए, इस्लामाबाद के पास 3 चांस हैं। 3 में से अगर वो 2 भी जीतेंगे तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे, इवन 1 भी जीतेंगे तो उनके 11 पॉइंट हो जाएंगे, कोई 10 नहीं होंगे, वो 1 पॉइंट इनको हमेशा बचाएगा। और फिर अगर आप नीचे आते हैं तो जो कराची किंग्स बची है, अब कराची किंग्स का मैच है पेशावर ज़ल्मी से। अगर कराची भी मैच हार जाए तो वो भी आउट हो जाए, कराची भी बाहर हो जाए। तो कल जो अगर जैसे हैदराबाद और कराची अगर अपने अपने मैच हारते हैं तो वो भी इस टूर्नामेंट से ना बाहर हो जाएंगे, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा आगे के 10 पॉइंट पे, क्योंकि इस्लामाबाद इजीली पहुंच जाएगी। हाँ, बट यहाँ पर लाहौर कलंदर के पास चांस बहुत इजी हो जाएगा कि वो 2 मैच भी आराम से जीतेंगे, तो वो उनको रन रेट का भी नहीं चक्कर आएगा। लेकिन समी देखे, कोयटा ग्लैडिएटर्स 9 में से 3 मैच सिर्फ जीती है, 6 हारी है। इतनी जबरदस्त टीम लास्ट ईयर फाइनल में पहुंची, कोयटा ग्लैडिएटर्स का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा। किसकी नजर लग गई? अब एक ही मैच उनका बाकी है, अगर वो एक मैच जीतते भी हैं तो 8 पॉइंट्स होते हैं उनके, फिर भी इफ एंड बट्स की सूरत हाल होगी और नेट रन रेट पर फैसला होगा। और नेट रन रेट आप देखें, लाहौर कलंदर्स, कोयटा, हैदराबाद, कराची किंग्स, इन सब का माइनस में है। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, इकबाल भी मैं समझता हूँ कोयटा का एक एक्स्ट्रा जो मैच खेला हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब वो प्लेऑफ्स की दौड़ में है, क्योंकि 6 पॉइंट है 9 मैच में। अगर वो एक मैच जीत भी आते हैं तो 8 पॉइंट पर आ जाएंगे, तो मेरे नहीं ख्याल कि वो प्लेऑफ की ओर में। असल देखें, बात यह है कि पेशावर ज़ल्मी प्लेऑफ के लिए चली गई है नंबर 1 टीम। अब जो है मेरे ख्याल में अगर इस्लामाबाद 3 जीतती है तो वो टॉप 2 पोजीशन के लिए जरूर दौड़ लगाएंगे ताकि उनको डबल चांस मिले जीतने के लिए, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मुल्तान भी तो जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। यानी 3 टीमें हैं जो डबल चांस के लिए लड़ेंगी ऊपर, और इस्लामाबाद भी अगर तीनों में जीतती है तो वो भी पेशावर के उस पर पहुंच सकती है। लेकिन चौथी टीम के लिए लाहौर कलंदर मेरे ख्याल में होम ग्राउंड का एडवांटेज है, तो काफी ज्यादा मजबूत लग रही है। और देखना ये कल अगर हैदराबाद जीतती है तो ये में रहेगी। फवाद, लाहौर कलंदर्स जब यहाँ पर खेल रही थी तो इतनी वो इफेक्टिव नहीं थी, लेकिन लाहौर में जब भी वो मैचेस खेलते हैं, तीनों जो वो जीते हैं, लाहौरी में जीते हैं वो तीनों टूर्नामेंट, तो इस मरतबा भी उनको एडवांटेज है। आप समझते हैं उसका चांस है टॉप 4 में जाने का? बिल्कुल, एडवांटेज तो बहुत है। और अभी मुझे ऐसा लगता है अगर आप नीचे के देखें तो सबसे ज्यादा चांसेस उन्हीं के पास हैं टॉप 4 में जाने का, क्योंकि बाकी के अगर टीमें देखते हैं तो इफ एंड बट्स बढ़े। और दूसरा ये भी है कि बेग साहब, उनके जो बाकियों के जो मैच है ना, वो टॉप टीम से भी मैचेस हैं, तो वो भी बड़ी परेशानी की बात है कि टॉप टीम को हराना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन और उनके जो मैचेस परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी चल रही होती है। तो जहां तक लाहौर की बात है, देखिए लाहौर जो स्ट्रगल कर रहा है ना वो ज्यादातर बैटिंग में कर रहा है। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर का जो इनका कॉम्बिनेशन था ना, नीचे से मिचेल और सिकंदर रजा वाला, वो मिसिंग है। सिकंदर रजा तो है, मिचेल नहीं है, 10 पॉइंट, बट सिकंदर रजा बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे। एक और प्लेयर मिसिंग है, परेरा भी थे साथ में। तो जो टीम का बैक था ना, मिडिल ऑर्डर वाला नीचे वाला जो 12-13 ओवर के बाद आके जो करते थे, वो मिसिंग। अगर आज जैसे मिचेल होते या परेरा होते या सिकंदर रजा, और सिकंदर रजा फॉर्म में होते तो ये आराम से 225-230 बनाते। तो ये मेरे ख्याल से मिसिंग एरा है, इसी को उनको भी पता है, उस पर वर्क भी कर रहे हैं। बट आगे चल के फखर का रन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऊपर से कोई भी रन करे, लेकिन जब तक फखर रन नहीं करेगा लाहौर मैच नहीं जीत सकता। जिस तरीके से समी लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ आज 9 रन से जीता, रावलपिंडीज के खिलाफ 32 रन से, मतलब क्लोज मैचेस हुए उनके, 20 रन से वो मुल्तान सुल्तान के खिलाफ जीते। उस लिहाज से देखा जाए तो अब
क्योंकि वो अपने होम ग्राउंड पे चले गए हैं गद्दाफी स्टेडियम पे, तो अब उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो सकती है। 2 मैचेस अभी उनके बाकी हैं। जी देखें, आसानी तो इस सेंस में है कि स्ट्रगल करते रहे कराची लेग में, लेकिन अब बड़ा अच्छा हुआ वो आखिरी मैच जीते, अब आगे यहाँ पे भी मैच जीते, तो जो वो लूज कर रहे थे अब वो विनिंग ट्रैक की तरफ आए। और कॉम्बिनेशन में ठीक है, थोड़ा सा भी इनके जैसे फवाद ने कहा काफी प्लेयर उस तरह से नहीं परफॉर्म कर रहे जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये कि अब विनिंग बेस में जा रही है टीम। और जिस तरह की बात करें तो काफी टीमें उसे डिफरेंट करती है कि चेजिंग जो है ना, ये चाहती है कि हम रन को टारगेट को दें और उसको मतलब कंटेन करें, तो ये थोड़ा डिफरेंट स्ट्रेटेजी नजर आई मुझे बाकी टीमों से। अब 2 मैचेस जो है लाहौर कलंदर्स के, एक तो कराची किंग्स से और पेशावर ज़ल्मी से, टफ मैचेस होंगे। तो आप समझते हैं कि अभी भी वो अपनी कोई स्ट्रेटेजी चेंज करें, क्योंकि अगर फखर जमान नहीं चलते तो उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है बैटिंग में। इसमें कोई शक नहीं है। जैसे समी भाई की बात को थोड़ा सा आगे लेके चलूंगा, क्योंकि अब वो क्यों कह रहे हैं कि हम बॉलिंग में रोके, क्योंकि उनकी बैटिंग नहीं चल रही, तो वो नहीं चाह रहे कि हम चेस करने जाएं, तो जो है अगर फखर जल्दी आउट हो गया तो 180 रन भी हमसे चेस नहीं होगा। बट यहाँ यस, हम 180 अगर बना लेंगे लाहौर में, तो उनको ये पता है कि हमारी बॉलिंग में इतनी डेप्थ है कि हम उसको रोक सकते हैं। उस पॉइंट पे आते हैं, जैसे कराची और ज़ल्मी के साथ उनका मैच है। अब देखिए कराची उससे पहले मैच खेलेगा ज़ल्मी से, अगर कराची ज़ल्मी से मैच हार जाता है तो वैसे मेंटली भी डाउन होंगे। वो आखिरी मैच में वो भी कोशिश करेंगे कि भाई हर किसी को चांस दे दें, ताकि जो भी बेंच स्ट्रेंथ है उनको भी चांस मिल जाए। तो लाहौर के पास एक एक्स्ट्रा चांस होगा उनके साथ मैच जीतने का। और लाहौर देखें, लाहौर में डेंजरस टीम है, तो ज़ल्मी ठीक है, ज़ल्मी बहुत अच्छा करते हुए आ रही है, तो इतना इजी नहीं होगा ज़ल्मी को भी मैच जीतने का, क्योंकि उनकी जो बॉलिंग है, जो फास्ट बॉलिंग है, वो उधर अच्छा परफॉर्म करेगी। शाइन वगैरह, बाबर को और मेंडस को उनके सामने खेलना, हारिस रऊफ, शाइन, बिल्कुल। तो नया बॉल जो है ना थोड़ा सा होता है, और उधर शाइन को फेवर करता है नया बॉल लाहौर में ज्यादा, तो वो इतना जो इंटरेस्टिंग होगा उनका जो मैचअप होगा। लाहौर के सिर्फ फखर जमान के अलावा उनके अलावा 4 और ऐसे बैट्समैन जो 100 से ज्यादा रन बनाए, सारा फखर जमान के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। हालांकि 2 मैच उनके मिस हुए। फखर जमान के 282 रन हैं, और उसके बाद आप देखें जिस तरह फवाद कह रहे थे कि सिकंदर रजा नाकाम रहे, सिकंदर रजा ने 8 इनिंग्स में 115 रन बनाए, वो इतने कामयाब नहीं रहे। 158 रन अब्दुल्ला शफीक ने बनाए, ऑन एंड ऑफ वो रन स्कोर करते रहे। और हसीबुल्ला जो विकेट कीपर है, उन्होंने भी 8 इनिंग्स में 123 रन बनाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि बकिया बैट्समैनों को अपना रोल प्ले करना होगा अगर प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करना है। जी हाँ, बिल्कुल प्ले करना पड़ेगा। आप सब चीज फखर जमान पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपके जो आप सिकंदर रजा की बात कीजिए, कुछ मैचों में वो 7 नंबर भी दिखे आपको आते हुए, 6 नंबर पे 8 पे भी आए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर आ रहे हैं, उनको रियलाइज हो रहा है कि अब हम जो है वो बड़ी स्टेज की तरफ जा रहे हैं, तो इसको स्टेप अप करना पड़ेगा। ये परफॉर्म करेंगे तो काफी चीजें लाहौर कलंदर के लिए ईजी हो जाएंगी। हम एक ब्रेक ले रहे, और ब्रेक के बाद दोबारा फवाद आलम और मोहम्मद समी के साथ आपको ज्वाइन करेंगे, ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टाइल्स। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन विच इज प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टाइल्स। और हम बात करें, आज दो मैचेस हुए HBL PSL 11 में। उन 2 मैचेस में से एक में लाहौर कलंदर्स ने और दूसरे में मुल्तान सुल्तान्स की टीम ने कामयाबी हासिल की। लेकिन अगर हम बात करें पावर प्ले की बात करें फवाद, तो पावर प्ले में हमने देखा है कि जो नौजवान बैट्समैन हैं वो कोशिश करते हैं कि 6 ओवर में गेंद को ग्राउंड के बाहर फेंक दें। आप क्या समझते हैं, टेक्निकली ये सही है, या इनिंग्स को डेवलप करेंगे तो रन स्कोर करेंगे? 6 ओवर डज मैटर, बट यही होता है कि 6 ओवर्स में एटलीस्ट आपको करने कितने, जब आप एक जगह जब कहते हैं ना, जब आप सेट हो जाते हैं तो उस तरह आपने लेके चलना चाहते हैं। अच्छा बेग साहब, 6 ओवर से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि 6 ओवर से लेके जो 15 ओवर तक का जो गैप है ना, उसमें बैट्समैन कैसे खेलते हैं, क्योंकि 6 ओवर तो आप अच्छा निकाल देते हैं, ठीक है, आपके रन भी मिल जाते हैं, उसके बाद स्ट्राइक रोटेशन भी आती है, उसके बाद हिट मारना भी आती है। तो हम लोग क्या होता है कि उस 6 ओवर के बाद भी ना उसी चीज पे जा रहे होते हैं, हिट मारना। तो स्ट्राइक रोटेट पे हम लोग बहुत कम काम करते हैं। जैसे आज अगर आप देखें तो फखर ने क्या किया, जब 6 ओवर में वो चीज हुई, वो हिट भी मारता था बट उसके बाद सिंगल्स भी लेता था, वो आराम से टैप करके इधर सिंगल्स लेता था। एग्जैक्टली, हसालंका ने सिंगल। तो ये जो चीज है ना, जो कॉम्बिनेशन आता है 6 से लेकर 15 ओवर तक, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हर टीम के साथ मिसिंग है। मोहम्मद फारूक ओपनर
वो भी मारते हुए आउट हो गए। उसके अलावा शाहजेब खान ओपनर, वो भी आउट हो गए। तो कोशिश यही होती है यंगस्टर्स की कि 6 ओवर जो पावर प्ले का है, हारिस की मिसाल हमारे सामने कि वो भी आते ही जो है वो जारहाना अंदाज अख्तियार करते हैं। तो आप कैसे देखते हैं? आप थोड़ा सा यकीनन स्ट्रैटेजी को तो चेंज करना होगा, क्योंकि अब टूर्नामेंट अपने बिल्कुल इख्तितामी मराहिल की तरफ गामजन है। बिल्कुल इकबाल भाई, स्ट्रेटेजी तो खैर चेंज करनी होगी, लेकिन मेरे ख्याल में ये प्लेयर खेलते इसी तरह की मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ आते हैं, तो इसी तरह से ये चांसेस लेके खेलने शुरू में। लेकिन मेन एबिलिटी देखें, हम अपर ऑर्डर से या तो ऊपर के 3 प्लेयरों से हम एक्सपेक्ट यही करते हैं कि वो जब भी मतलब 10 मैचों में 3 या 4 मैच डीप लेकर जाएगा और वहां पे परफॉर्म करेगा और वहां पे लंबा स्कोर करेगा, तो वो देखें मिसिंग है। आपकी इंटेंट नजर आ रही है, आपका एग्रेशन नजर आ रहा है, लेकिन कंसिस्टेंसी और लंबा स्कोर नजर नहीं आ रहा। देखें टॉप कितने 4 या 5 बैट्समैन होते हैं जो स्पेशलाइज बैट्समैन खेलते हैं T20 में, अगर उसमें से अगर आपके 3 बैट्समैन जल्दी आउट हो रहे हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाती है। और हम एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि वो 3 बैट्समैन डीपली जाए ताकि 4, 5 और 6 नंबर वाले आके बैट्समैन वो मैच को फिनिश करें। शुमाइल हुसैन की बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे? तीसरी निस्फ सेंचुरी उनकी, 2 पहले शुरू में बनाई, फिर बीच में एक आध मैच नहीं भी खेले, लेकिन वो जिस तरह से बैटिंग करते, खुली बैटिंग करते हैं, आज उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। लेकिन आप नहीं समझते कि अगर कोई इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई बॉलर होगा तो वो उन्हें पकड़ सकता है कि जिस तरीके से वो खुला खेलते हैं? बिल्कुल देखिए, बहुत सारे प्लेयर ऐसे होते हैं, अच्छे से बड़े प्लेयर भी होता है। अगर बेक्सर आप देखें तो जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हो तो उधर, इसलिए हम क्या कहते हैं, एक्सपोज हो गए। वो एक्सपोज नहीं होता क्योंकि जाहिर है कि उधर जो चीजें आती है वो और बेहतर होती हैं, बॉलर्स और बेहतर होते हैं क्योंकि वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अबव 140 होते हैं, यहाँ पर आपको 1 या 2 मिलेगा 140, और हर टीम में नहीं मिलेंगे, तो ये भी फर्क होता है। और यहाँ पर देखें शुमाइल ने जो शॉट्स मारे, जो उनके जो है रन स्कोरिंग शॉट है, वो यहाँ पर तो लगे कि आगे जाके लगेंगे, यही चीजें ऑस्ट्रेलिया में लगेंगी, यही चीजें साउथ। लेकिन उसके साथ साथ बैट्समैन को खुद ही मैनेज करना पड़ता है और खुद ही इंप्रूव करना पड़ता है। लेकिन बात वही है कि बेग साहब के प्लेयर खुद चाहे कि हाँ मैं इंप्रूव करूं, वरना आके ये बोलेंगे हाँ जी मुझे तो इसी तरह हेल्प मिलती है, तो फिर इस तरह आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे, इस तरह फिर आप कंसिस्टेंट भी नहीं रह पाओगे। कि अगर आप शुरू में टॉप पे थे 2 मैचों में, तो उसके बाद 6 मैचों के बाद 6 इनिंग्स आपकी नजर ही नहीं आई, फिर आके आपके 90 मैच में आपकी कोई 1 इनिंग नजर आई। लेकिन आप नहीं समझते सिंगल डबल्स पे कंसंट्रेट करना चाहिए ना, वो चौको छक्कों पे ज्यादा रिलाय। देखिए, मैं इनकी बात को थोड़ा सा और अच्छा करूं, मैच विनिंग प्लेयर कैसे आते हैं? मैच विनिंग प्लेयर 2 ओवर से नहीं आते, स्ट्राइक रोटेट करते हैं। 3 ओवर से नहीं आते। मैच विनिंग प्लेयर वही होता है जो मैच को लेके चलता है, मैच को लेके हिस्सों में लेके जाना पड़ता है। पावर प्ले की अलग बैटिंग होती है, 6 से 15 ओवर की अलग बैटिंग होती है, 15 से 20 की बैटिंग अलग होती है, पर इवन 15 से 17 की बैटिंग भी अलग होती है, 10-10 रन वाले, फिर 17 से 20 की बैटिंग अलग होती है जहां पर 15-15 रन आपको लेने पड़ते हैं। लेकिन वो जब भी आएगी जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा, उसी तरह आप मैच विनिंग प्लेयर बनते हैं। जैसे हम बड़े बड़े प्लेयरों की बात भी करते हैं, लाइक जावेद मियांदाद की अगर आप ले लें, जहां पर सिंगल्स चाहिए होते थे वहां पर सिंगल्स, जहां पर बाउंड्रीज चाहिए होती थी वहां पर बाउंड्रीज। वो क्यों है? इंतजामुल हक की बात करने आप क्यों होते कि मैच फिनिशर हैं, वो फिनिशर क्यों? वो भी तो पहले ही आते थे ना, उनको भी 30 ओवर मिलते थे। तो ये तो बहुत मिसिंग है और बहुत दूर रह गए हमारे यंगस्टर इस चीज से। अगर हम मोहम्मद आमिर की बॉलिंग की बात करें, मोहम्मद आमिर 2024 का वर्ल्ड कप खेले, उसके बाद रिटायरमेंट का ऐलान किया। अब पिंडीज की टीम ने उन्हें लिया और वहां पर कोर्टनी वॉल्श जैसे जो है वो खिलाड़ी मौजूद हैं जो वेस्ट इंडीज की कप्तानी कर चुके हैं। मोहम्मद आमिर को क्या हो गया? उनकी बॉलिंग में आपको कुछ नजर आती है, थ्रस्ट नजर आता है? अब इकबाल भाई, अगर पर्सनली पूछे, हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि जिस तरह से वो जिस रूप में हमें नजर आए इस PSL में, पिछले सीजनों में ऐसा नहीं था। वो एक्सपेक्ट यही कर रहा था मुझसे कि टॉप ऑर्डर में आएंगे, नया बॉल से स्विंग करेंगे और विकेट लेने, ये वो नहीं हो पाया। और अगर ओवरऑल आप पिंडी का माहौल देखें टीम का, तो काफी मोरल गिरा हुआ लगा है, काफी जो बैटिंग में प्रॉब्लम आ रहे हैं, बॉलिंग में आ रहे हैं, फिर कभी नया बॉल कर रहे हैं, कभी पुराना कर रहे हैं, तो काफी ज्यादा जो है ना अनसर्टेनिटी है, और जिसकी वजह से वो पूरी टीम का खमियाजा बना है। और अभी तक एक देखिए, जिस तरह हम बैटिंग की बात करते हैं ना पार्टनरशिप की, तो मेरे ख्याल में बॉलिंग की भी पार्टनरशिप होती है और वो बहुत ज्यादा मिसिंग है। अगर एक ओवर कोई अच्छा करता है तो अगला वो लूज कर देता है, तो पार्टनरशिप में बिल्कुल बॉलिंग, तो ओवरऑल ही सिनारियो रावलपिंडी का पूरा नजर नहीं आया। आज कोयटा की जानिब से खलील अहमद ने अच्छी बॉलिंग की, बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है खलील अहमद। फिर कुछ और बॉलर्स ऐसे नजर आए, इमरान रंधावा, उन्होंने भी खासी बेहतर बॉलिंग की। जो यंग फास्ट बॉलर्स हैं, आप क्या समझते हैं, जोर ज्यादा लगा रहे हैं या
कोई सेंसिबल बॉलिंग कर रहे हैं। देखिए जोर भी ज्यादा लगा रहे हैं और प्रॉमिसिंग भी है, लेकिन उनको सीखना पड़ेगा। देखिए नया बॉल, ये जो वाइट बॉल है स्पेशली, ये चंद बॉलों के लिए स्विंग होता है। जिस तरह आपने इमरान रंधावा की बात की, आज उनका इतना इतना इन स्विंग हो रहा था, सीम हो रहा था, एयर में स्विंग हो रहा था। अब जितने भी अच्छे बॉलर देख ले, वो कोशिश करते हैं कि नया बॉल जब तक एयर में स्विंग थोड़ा सा मिल रहा है उसको यूज करें, क्योंकि उसके बाद फिर आपको विकेट से इतनी ज्यादा हेल्प नहीं है हमारी इन कंडीशन में, तो वो एयर में जरूर स्विंग नहीं करते, और जिन्होंने भी किया है उसका रिजल्ट इनको मिला है। फवाद, विकेटों का अगर कंपैरिजन करें, कराची की विकेट्स और अब लाहौर की, पहले भी फर्स्ट फेज की और अब विकेट्स, तो आप समझते हैं कि लाहौर की विकेट बैट्समैनों के लिए ज्यादा हेल्पफुल है? नहीं, बैट्समैनों के इसलिए देखें है दोनों ही अच्छी बैटिंग के लिए भी, और इवन सेम जो बॉलर हमने बात की कि बॉलिंग, अगर अच्छी बॉलर जब अच्छी बॉलिंग करेगा तो उसको भी फेवर मिलता है। यस, ये आप देखें कि वहां पर जब हम लाहौर में जाते हैं, पंजाब साइड पे आप कहीं भी खेलते हैं, वहां पर बल्ले पे बॉल आता है। कराची में क्या है, कराची में बल्ले पे बॉल नहीं आता, उधर आपको टाइम लेना पड़ता है, स्लो आता है। तो आप देखें कि ज्यादा लंबे छक्के भी नहीं लगते। अगर आप देखें कराची में ज्यादा लंबे छक्के आपको पिंडी में मिलेंगे या लाहौर में मिलेंगे, क्योंकि वहां पर बॉल आगे कनेक्ट करता है बल्ले से। तो ये चीजें मिसिंग है, और ये डिफरेंस रहता है। और हाँ, बाउंस का भी फर्क होता है, कराची में बाउंस का फर्क होता है और उधर भी बाउंस का फर्क होता है। लाहौर में ज्यादा था बाउंस? लाहौर में जाहिर है बाउंस होता है, बाउंस भी ज्यादा होता है, इवन स्पिन इतना नहीं होता, इधर स्पिन थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो मेरे ख्याल से ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं। अगर आप देखें कि जब वनडे क्रिकेट भी होता है, टेस्ट क्रिकेट भी होते हैं, तो टेस्ट क्रिकेट भी देखें लाहौर में कम रिजल्ट आता है, बट कराची में आ जाता है। तो ये थोड़े डिफरेंस है यहाँ। इस पर बात करेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो स्टीव स्मिथ के हवाले से भी बात करेंगे। जो जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं वो जान मार रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ जान छुड़ा रहे हैं। और पीटर सडल को आप देख लें, 41 बरस की उम्र में इस हीट में वो सारे मैचेस खेल लें। और इसी तरीके से स्टीव स्मिथ लॉन्ग ऑन पे जब वो फील्डिंग करते हैं या लॉन्ग ऑफ पे, तो पूरे जान मारते हैं। इस पर हम बात करेंगे। आज स्टीव स्मिथ ने भी जो बैटिंग की, हालांकि साहबजादा फरहान जल्दी आउट हो गए मुल्तान सुल्तान की जानिब से, लेकिन तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता। इस पर बात करेंगे, बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। ब्रेक पे जा रहे हैं और प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, और इस ट्रांसमिशन में हम सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं, पीएसएल के हवाले से बात करते हैं, खिलाड़ियों की कारकर्दगी के हवाले से बात करते हैं, टेक्निकल इश्यूज जो हैं उनके हवाले से बात करते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी। एक नजर डाल लेते हैं कि टॉप के जो बैट्समैन हैं, अभी तक तो कुसाल परेरा ही टॉप पर हैं। दो बैट्समैन ऐसे हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अब तक 400 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं। तो सबसे ज्यादा रन जो है कुसाल मेंडिस के, कुसाल परेरा नहीं, कुसाल मेंडिस के, जिनके 413 है, और बाबर आजम के 401 है। फवाद, इस चार्ट को आप कैसे देखते हैं? चार्ट जबरदस्त है। देखें दोनों टॉप ये बैट्समैन जो है टॉप पे हैं, और नीचे हसन नवाज हैं, क्योंकि आज भी वो 0 पे आउट हो गए। अगर देखें अब गैप बहुत आ गया है, अगर नीचे वाले बैट्समैन को देखा, जो दो टॉप पे हैं तो तकरीबन 125 रन का फर्क है। तो 125 रन का फर्क, मतलब ये कि कम से कम 2 इनिंग्स में उनको बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा। 70 रन की इनिंग खेलेंगे तो जब जाके इनको टच करेंगे। तो आई थिंक जो आगे बैट्समैनों में नजर आते हैं, इन दोनों में ही होगा कि टॉप बैट्समैन कौन रहेगा, बेस्ट बैट्समैन कौन होगा इस टूर्नामेंट। फखर जमान आगे आ सकते हैं, अब वो चौथे नंबर पर आ गए। देखिए फखर एक ऐसा बैट्समैन, क्योंकि उसके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो ओपन आते हैं, जब वो खेलते हैं तो वो ऐसे ही खेलते हैं। तो वो अगर वो फाइनल तक गए तो उनके पास जाहिर है इनिंग्स भी ये 2 मैच ये कर लें, 3 मैच और कर लें, तो 5 इनिंग्स वैसे ओवरऑल बचती हैं। तो 5 मैचों में जाहिर है अगर फखर जमान 300 रन कर सकता है आराम से, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है जिस तरह की उसने आज सेंचुरी बनाई है। बाकी ये है कि चार्ट अच्छा नजर, अगर सारे बैट्समैन को, समीर मिन्हाज भी देखें, अभी उसके 6 मैच हैं, उसके पास भी 4 जो है मौका है। नहीं सॉरी, साहबजादा फरहान को क्या हो गया? 7 मैचेस में वो शुरू में बड़ा अच्छे थे, 100 भी किया उन्होंने, लेकिन उसके बाद तो वो बुझे नजर आए। आज भी वो सिर्फ 20 रन बना सके। देखिए वैसे अगर देखा जाए ओवरऑल तो सही है, 270 रन 7 मैचों में इतने बुरे नहीं, लेकिन बट यस एक वो कहते हैं ना, शुरू किया था मोमेंटम। एक जो बैट्समैन है कंसिस्टेंट इतने रन्स करता आ रहा हो ना, जब वो रन्स नहीं करता ना तो बंदा ये कहता है कि इसको हो क्या गया। जैसे कि हम बाबर की बात भी कर रहे थे, लेकिन देखें जैसे उसने की 2 इनिंग्स लगी तो वो 400 पे पहुंच गया। तो सेम लाइक साहबजादा फरहान का कि उसकी भी एक इनिंग चाहिए, वो भी 400 के करीब पहुंच जाएगा। तो उसके पास भी इनिंग्स इतनी मौजूद हैं कि वो आगे ऊपर टॉप में आ सकता है। शमी, अगर शान मसूद को देखें, शान मसूद ने 8 मैचेस में 253 रन, उनका स्ट्राइक रेट भी देखें 167 का, और जिस तरीके से वो अपनी टीम को, हालांकि कोई 50 उन्होंने नहीं किया, कोई 100 नहीं किया, लेकिन वो मुल्तान सुल्तान के लिए उनका तजुर्बा काम में आ रहा है कि अगर विकेटें गिरती है तो शान मसूद बीच
पे जाकर इनिंग को स्टेबलाइज करते हैं? ना सिर्फ स्टेबलाइज कर रहे हैं, मेरे ख्याल में कंसिस्टेंट रन भी कर रहे हैं। देखें जिस जगह वो पारी कर रहे हैं वहां पे आपको नहीं मिल रही कि 60-70-80 बॉले कि बहुत बड़ा स्कोर करें, तो और ऊपर से चेसिंग का प्रेशर अलग होता है कि आपको टारगेट की तरफ जाना है। तो मेरे ख्याल में बहुत जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, कंसिस्टेंट बैटिंग कर रहे हैं। और अगर आप पूरे 10 में देखें तो मेरे ख्याल में 2-3 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ही है, बाकी ज्यादातर ओपनर बैट्समैन है। ओपनर को ये एडवांटेज ज्यादा होता है कि उनको बॉलें भी मिलती हैं, पावर प्ले में भी वो आराम से स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल देखा है आपने, क्योंकि ज़ाहिर 2 फील्डर बाहर होते हैं और फिर ओपनर के पास तो पूरा कमांड होता है, क्योंकि 120 बॉलें नजर आ रही होती है। समी भाई ने जिस तरह कहा कि मिडिल ऑर्डर में इतना आसान नहीं होता। शान मसूद की इसलिए तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि वो 4 नंबर पे आ रहे हैं, उनका नंबर नहीं है, बट जाहिर है उनको पता चल गया कि यार मैं अब 4 नंबर ही खेलना, अगर आगे मैं कहीं होता भी हूँ तो 4 नंबर ही खेलना पड़ेगा। लेकिन उस 4 नंबर पे आके 8 इनिंग में जैसे आपने बताया ना 50 है ना 100 है, तो उस वक्त जो है 253 रन पे खड़े हैं और विद द गुड स्ट्राइक रेट 167 का स्ट्राइक रेट 4 नंबर पे, बहुत अच्छी बात है। अगर आप देखें हसन नवाज हैं उधर 9 मैचों में 288, लेकिन वो भी 4 नंबर है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट देखें 1। तो ये बहुत बड़ा जो है गैप है इन दोनों के बीच में। तो आई थिंक शान मसूद जो है डोर नॉक कर रहे हैं, क्योंकि जब वो ये बाहर भी हुए 2022 के वर्ल्ड कप में तो टॉप पे थे पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग लाइनअप में, जिसके सबसे ज्यादा रन थे, लेकिन आते के साथ उनको ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन अगर हम सभी बॉलर्स पर नजर डालें कि बॉलिंग के शोबे में देखते हैं कि टॉप पर देखें सुफियान मुकीम है जिनकी 17 विकेटें हैं, शाहीन शाह अफरीदी की 14 विकेटें। फास्ट बॉलर में शाहीन शाह अफरीदी का जो इकोनॉमी रेट है वो भी 7 का है, कोई इतना ज्यादा नहीं है। ओवरऑल आप कैसे देखते हैं? हसन अली हैं, फिर उसके अलावा मोहम्मद आमिर की 10 विकेटें हैं, हम जो बात कर रहे थे, लेकिन उनकी 8 मैचों में 10 विकेटें, लेकिन उनका इकोनॉमी रेट जो है अगर आप देखें मोहम्मद आमिर का तो वो 8.5 का है। जी हाँ बिल्कुल, देखें बात ये है कि वैसे अगर ओवरऑल देखें नॉट बैड परफॉर्मेंस, लेकिन अगर आप टोटल सिनारियो के लिए अगर आप टीम का सिनारियो देखें तो एक भी नहीं जीती। तो आप देखें सीनियर प्लेयरों को हम इसीलिए ले आते हैं टीम में कि वो आके टीम को फतवाद जिताएं। देखिए खाली अपनी परफॉर्मेंस अपना स्टेट अलग बात है, लेकिन एक टीम को जिताना वो अलग बात है, वो ही सिर्फ मिसिंग नजर आ रहा है आमिर में से। और अगर आप देखें अरफात मिनाज की भी 9 विकेटें, अबरार भी बुझे नजर आए, अबरार की 9 विकेटें, मोहम्मद अली की 9 विकेटें। तो उस लिहाज से अगर देखें फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स उस्मान तारिक की भी 9 विकेटें, तो मिक्स अप है एक तरह से, फास्ट बॉलर्स भी आउट कर रहे हैं और स्पिनर्स भी। जी हाँ, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो मुझे लग रहा है कि अगर सुफियान मुकीम और शाहीन को हटा दें तो अभी भी मैं समझता हूं कि बॉलरों में काफी मार्जिन है कि वो और ज्यादा आउट करने चाहिए थे। इस तरह की बॉलिंग नहीं हो रही PSL की। जैसे हमने कहा कि जो पहले सीजन गुजरे उसमें एक्सपेक्ट यही करते थे लोग आके कि टॉप क्लास बॉलिंग के खिलाफ खेल रहे हैं, लेकिन उस तरह का म्यार अभी तक PSL में नजर नहीं आया। फवाद अगर आप देखें शाहीन शाह अफरीदी वो माशाल्लाह से दोबारा से वो अपने उसी रिदम में नजर आ रहे हैं। हालांकि आज उन्होंने कुछ रन्स भी दिए, लेकिन 14 विकेटें तमाम फास्ट बॉलर्स में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है कि T20 क्रिकेट में शाहीन अफरीदी अगर फुल्ली फिट है तो मुखालिफ टीमों के लिए मुश्किल डाल। बिल्कुल, अगर शुरू में ज़ाहिर नया बॉल करते हैं, तेज भी करते हैं, फिर उनको लाइन पता है, स्विंग पे भी जाते हैं, तो उनको हेल्प मिलती है, हेल्प आउट मिलती है और एक्सपीरियंस भी है। ब्रेक साहब ज़ाहिर है बड़े अच्छे से PSL भी खेलने, पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी कर चुके हैं, फिर कैप्टन भी हैं और फिर पाकिस्तान की भी कैप्टनसी कर चुके हैं, तो ये बड़ा अहम बात है। और दूसरा आप इधर सुफियान मुकीम की जो आपने बात की, उसकी जो है 6 इनिंग्स उसने यहाँ पर खेली कराची में, एक मैच में क्या होगा देखते हैं। ये देखना पड़ेगा कि वहां पर ही अपने आप को कैसे करते हैं और इस विकेट को कहां तक लेके जा सकते हैं वहां पर। अब देखते हैं कल क्या होता है। कल 2 मैचेस खेले जाएंगे और नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में एक मैच है, एक मैच गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। अगर देखें तो कराची और पेशावर ज़ल्मी का मैच गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में जो कि दोपहर को 2:30 बजे शुरू होगा, और फिर उसके बाद नेशनल स्टेडियम कराची में मुल्तान सुल्तान्स की टीम हैदराबाद किंग्समैन के मद्दे मुकाबिल होगी। और ये हैदराबाद किंग्समैन के लिए भी इंपॉर्टेंट मैच है। इसके बाद जो दूसरा मैच होगा जो कि कराची और पेशावर ज़ल्मी का तो पहला मैच हो गया, जो दूसरा मैच है कल वो मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन की टीमों के दरमियान है। और इस मैच में क्या होता है, क्योंकि तवक्को यही है कि हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान में से जो भी, मुल्तान सुल्तान के तो चांसेस ज़्यादा है, जो भी जीतेगा वो आगे जाएगा। ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन वाज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट वाज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। मिर्जा इकबाल बेग, फवाद आलम, मोहम्मद समी और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।